नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड जीके में। आगे हम बढ़ते हुए झारखंड ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर आगे हम बढ़ते हैं। उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना या तो फिर इसे कई जगह आपको भू आकृति संरचना भी देखने को मिलता है। बता दें कि इसमें हमको मुख्य रूप से जो पढ़ने को होता है वो होता है कि कितने रूप से चट्टान हमको जो देखने को मिलता है, वो झारखंड में कितने तरह के अलग अलग चट्टान हमको देखने को मिलता है, उन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जो भी कह सकते हैं कि भूमि है, उनका निर्माण किस आधार पर हुआ है, किस चट्टानों के आधार पर हुआ है, तो उन सभी चीजों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, इसको मुख्य रूप से हम 4 भागों में हम चर्चा करेंगे। तो 4 भागों में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, एक एक करके हम सभी चीजों को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहला वो है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में, भूगर्भिक संरचना के बारे में। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। जो भी भारत की चट्टान है वो सभी के बारे में हम एक एक करके समझेंगे कि कितने प्रकार के चट्टान हमको देखने को मिलता है, चाहे वो आर्कियन चट्टान की बात करें, चाहे वो विशाल, या तो कह सकते हैं कि जो भी चट्टान हमको देखने को मिलता है, चाहे वो आर्कियन युग के चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो, या कह सकते हैं कि कायांतरित चट्टान हो, उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। दूसरा हो जाएगा, उसके बाद हम तीसरा बात करेंगे वो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। यानी ये दोनों चीज को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमको यहाँ पे तीसरा हमको समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद तीसरा हम बात करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। उसके बाद हम तीसरे में क्या करेंगे, तो झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में या तो फिर भू आकृति संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये तीनों पढ़ने के बाद उसके बाद हम बात करेंगे वो है चौथे पे, वो सभी को हम एक मैप के माध्यम से इन सभी चीजों को हम समझेंगे कि झारखंड की स्थिति जो होगा वो क्या होगा। तो कह सकते हैं कि एक भू आकृति का जो है वो मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि झारखंड के मैप जो होगा, मैप ऑफ झारखंड कह सकते हैं कि मैप ऑफ झारखंड जो भी इसमें आएगा वो सभी चीजों को हम एक में कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम 4 भागों में आज पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके आप अंत तक बने रहिए, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे और हर चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कह सकते कि पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लास्ट तक, शुरू से लेकर आप लास्ट तक आप देखें। उसके बाद आप अगर कहीं पे यहाँ पे अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके कोई भी सुझाव या सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आसान भाषा में इन सभी चीजों को हम समझाने का, और सभी लोग हम कह सकते हैं कि सभी लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए, हम आज सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन वो हम किस आधार पर करते हैं। तो हम बात करेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। तो चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना। पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक या तो फिर भू आकृति संरचना, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। भूगर्भिक संरचना भी लिख सकते हैं और भू आकृति संरचना भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले बात आता है कि इसको हम अध्ययन मुख्य रूप से जो करते हैं वो 2 आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। अब वो अध्ययन किस आधार पे होगा, तो सबसे पहले एक होगा प्राकृतिक और दूसरा होगा अप्राकृतिक। प्राकृतिक कहने का अर्थ है कि पहला हम बात करेंगे प्राकृतिक, और दूसरा हम बात करेंगे अप्राकृतिक आधार पर। अब प्राकृतिक को हम प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, वहीं पे अगर अप्राकृतिक की बात करें तो इसे हम अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अब ये दोनों को हम अलग अलग आधारों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक आधार पर हम आखिर में अध्ययन किस रूप में करते हैं। तो अगर बात करें पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना, यानी पृथ्वी के नीचे जो भी संरचना है, जो भी परत है,
उन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे और बता दें कि यहाँ पे कुछ ऐसे, और याद रखिएगा इसे जियोमॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, तो इंग्लिश में आप याद रखेंगे इसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो कुछ ऐसे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए हैं, तो उन सभी सिद्धांतों के बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि इनमें से प्राकृतिक, कह सकते हैं कि प्राकृतिक आधार पर और अप्राकृतिक आधार पर इनमें से किस आधार पर बांटा हुआ है और किस तरह से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्राकृतिक आधार पर, सबसे पहले अगर बात करें प्राकृतिक आधार पर, तो सबसे पहले आपका हो सकता है वो है ज्वालामुखी उद्गार। सबसे पहले हो सकता है ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा होगा, वो कह सकते हैं कि दूसरा जो होगा वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका उल्का मुख, ये कह सकते हैं उल्का पिंड के आधार पर, उल्का पिंड के आधार पर। अब यहां पे क्या है कि प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का अर्थ है या प्राकृतिक स्रोत आखिर में होता क्या है। तो हम जानते हैं कि जब भी पृथ्वी के अंदर से लावा या तो कह सकते हैं कि मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी कह सकते हैं कि अलग अलग भूगोल शास्त्री होते हैं वो कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को हम जानते हैं कि जब पृथ्वी से कह सकते हैं कि जब पृथ्वी से जब लावा ऊपर निकलता है, जब लावा ऊपर निकलता है तो ये कई आधार पर ऊपर में बटा होता है। तो इन सभी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो जब लावा यहां से कह सकते हैं कि जब ये ऊपर उठता है उसके बाद क्या होता है कि जितने भी भूगोल शास्त्री होते हैं या कह सकते हैं कि जितने भी जियोमॉर्फोलॉजिस्ट होते हैं वो सभी क्या करते हैं कि इनका अध्ययन करते हैं और इसके अध्ययन के आधार पर ही इसके बारे में कुछ कुछ अपनी जानकारी बताते हैं और आखिर में ये बताते हैं कि आखिर में ये कह सकते हैं कि मैग्मा आया है ऊपर तो ये कितनी गहराई से आया है, कितना कह सकते हैं कि कितना ये किस आधार पर था और सभी चीजों के बारे में वो अध्ययन करते हैं। तो वो कह सकते हैं एक रूप से हम प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं या प्रत्यक्ष अध्ययन कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक स्रोत हैं जो कि हम अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक स्रोत माना जाता है इन तीनों को। भूकंपीय तरंग फिर दूसरा आता है, तो पहला तो था ज्वालामुखी उद्गार। जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो मैग्मा बाहर निकलेगा और मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो वहां पे उन सभी चीजों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा पर आता है भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर कह सकते हैं कि अगर कहीं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि सहयोगी होता है हमें इन सभी चीजों के अध्ययन के बारे में, तो वो है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग है जो इसी के आधार पर आगे हम कई सारे सिद्धांतों को हम देखेंगे। तो भूकंपीय तरंग भी जो है वो एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। याद रखिएगा भूकंपीय तरंग जो है वो मुख्य रूप से 3 तरंग माना जाता है। बहुत बार आप पढ़ते होंगे पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। आखिर में पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये तरंग जो है वो मुख्य रूप से 3 तरंगों में बटा हुआ है। पहला है पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। याद रखिएगा इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, इसे प्राइमरी वेव कहा जाता है, प्राइमरी वेव कहा जाता है। इसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है, इसे सेकेंडरी वेव कहा जाता है। और इसे आपका लव वेव या तो फिर कह सकते हैं कि लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है। इसे लव वेव भी बहुत जगह मिलेगा आपको या तो फिर लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों जो है वो मुख्य रूप से तरंग है। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि जब भी हम बात करेंगे तो पहला जो 2 है ये कह सकते हैं कि भूगर्भिक आधार पर या भूगर्भिक तरंगे होता है, पी तरंगे और एस तरंगे। प्राइमरी वेव में क्या होता है कि प्राइमरी वेव में जब होता क्या है कि इसमें क्या है कि जितने भी ठोस, द्रव और गैस ये तीनों का कह सकते हैं कि तीनों रूप में पाया जाता है ये। तो अगर प्राइमरी वेव अगर बात करें तो इसमें जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी, ये लॉन्ग वेव या तो फिर लव वेव जिसको हम कहते हैं यानी एल तरंगे। ये तीनों में कह सकते हैं ये जब भी प्राइमरी तरंग का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ठोस, द्रव और गैस ये तीनों के आधार पर इनका देखा जाता है इनमें। वहीं अगर बात करें सेकेंडरी वेव तो इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ ठोस देखा जाता है, इसमें सिर्फ ठोस देखा जाता है, जबकि इसमें ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्था में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य रूप से ये तीनों अवस्था में यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें लव वेव या तो फिर लॉन्ग वेव जिसे हम कहते हैं तो ये मुख्य रूप से याद रखिएगा ये धरातलीय तरंग कहलाता है।
ये धरातलीय तरंग कहलाता है, जबकि ये दोनों जो है वो भूगर्भिक तरंगे कहलाता है। तो ये क्या है कि धरातलीय तरंग यानी कह सकते हैं कि जो धरातल पे होगा उसी को हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं, जिसे हम एल वेव कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है वो तरंगों के आधार पर भूकंपीय तरंगों को हम इन चीजों के बारे में हम अध्ययन किए। उसके बाद बात करते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड के आधार पर भी कई सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास होता है, जिसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत के बारे में, यानी अप्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में। तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। और अप्रत्यक्ष प्रमाण में अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष प्रमाण को भी हम मुख्य रूप से हम 3 चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो 3 में से कौन कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं तो वो सबसे पहले होगा घनत्व, घनत्व के आधार पर। दूसरा हो सकता है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर। और तीसरा जो होगा वो कह सकते हैं कि दाब या तो फिर दबाव के आधार पर, दाब या तो फिर दबाव के आधार पर। इन तीनों के बारे में कह सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष या तो फिर अप्राकृतिक स्रोत माना जाता है। तो इन तीनों जो होगा, ये 3 जो होगा वो अप्राकृतिक स्रोत मान सकते हैं या अप्रत्यक्ष प्रमाण। और प्राकृतिक में जब पूछा जाए तो ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंग और उल्का पिंड, ये 3 जो कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रमाण हमको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा अप्राकृतिक में ये 3 से हम अध्ययन करते हैं, और जबकि प्राकृतिक में इन तीनों चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब यहां से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक के रूप में। अब यहां से बहुत बार होता है कि पृथ्वी के नीचे क्या होता है कि घनत्व, तो घनत्व अधिक होगा या तो फिर दबाव अधिक होगा। तो उन सभी चीजों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब हम कह सकते हैं कि ये कोनार्ड की असंबद्धता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम अध्ययन करेंगे और उनके सभी चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद फिर आता है तापमान। तो तापमान हम जानते हैं कि 2 रूप में ये अध्ययन किया जाता है। जैसे तापमान में सबसे पहले बात करें तो जैसे हम पृथ्वी के नीचे जब हम हर 32 मीटर कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे जब हम हर कह सकते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे याद रखिएगा, बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के नीचे हर प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर ये 165 मीटर, पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं, पृथ्वी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हम ये पहले जान चुके हैं। तो याद रखिएगा तापमान के आधार पर, घनत्व के आधार पर और दाब या तो फिर दबाव के आधार पर, इन तीनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पृथ्वी के नीचे जब दबाव अधिक होगा तो वो कहीं ना कहीं मैग्मा जो है वो फिर बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलने के बाद कह सकते हैं कि कई सारे हमको स्रोत देखने को मिलता है। तो ये अप्राकृतिक स्रोत हैं, ये 3 घनत्व, तापमान, दाब और दबाव। और भी कई सारे स्रोत हैं, अन्य स्रोत हैं। उसी तरह से यहाँ भी प्राकृतिक में भी ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंग और उल्का पिंड, ये तीनों के अलावे भी यहाँ पे भी आपको कई सारे स्रोत मिल सकते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हुए हम बात करेंगे, तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, और आगे हम एक सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है स्वेस का सिद्धांत। तो स्वेस के सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, आज हम सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वेस के सिद्धांत के बारे में। तो स्वेस साहब ने भी एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सिद्धांत अपना कह सकते हैं कि इनके आधार पर दिया है, और वो भी एक क्या थे, तो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे। तो वो भी क्या थे, एक जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। तो उनके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वेस के सिद्धांत के बारे में। तो याद रखिएगा स्वेस के सिद्धांत। अब स्वेस का सिद्धांत एक्चुअल में था क्या? तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के जो भी कह सकते कि पृथ्वी को 3 अलग अलग भागों में कह सकते कि ये अध्ययन करके बताया है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। हो सकता है इससे पहले आप नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में पूरे आपको डिटेल से हो सकता है आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। तो आज हम इनके बारे में हम कह सकते कि समझने का प्रयास करेंगे।
बात करते हैं ऊपरी परत के बारे में। ये पहला परत है, कह सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है और सबसे ऊपरी परत कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सियाल इन्होंने नाम दिया। इसे इन्होंने क्या नाम दिया, तो सियाल नाम दिया। अब सियाल यहाँ पे अब सवाल उठता है कि ये कितने, कह सकते हैं कि कितने किलोमीटर तक ये देखने को मिलता है पृथ्वी की ऊपरी भूपटपटी पर। तो इन्होंने मुख्य रूप से ये जो कहा है वो कहा है कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर की मोटाई के बारे में बताया है। हालांकि इतना तो नहीं है, इससे कुछ कम देखा गया है, लेकिन एक कह सकते हैं कि इन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में दिया है। अब आगे बात करेंगे इनके, जब भी बात करेंगे तो इसके आगे बात करते हैं। ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि दो परतों में, ऊपरी परत और निचली परत। यहाँ पे ऊपरी परत और निचली परत देखने को मिलता है, जो कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। तो ये पहला परत जो था वो, इसे नाम क्या दिया गया, सियाल नाम दिया गया। अब यहाँ पे सियाल आखिर में ये नाम एक्चुअल में क्यों पड़ा, क्योंकि SI और प्लस AL इस तरह से याद रख सकते हैं, या तो फिर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे SI का अर्थ होता है, वो होता है सिलिका, और AL का अर्थ होता है एल्युमिनियम। तो ये होता है सिलिका और ये होता है एल्यूमिनियम। तो ये दोनों जो है वो एक्चुअल में यही था कि इन्होंने सियाल इसका नाम दिया, वो दोनों को जोड़ करके इसका नाम जो है वो दे दिया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके कारण से इसका नाम जो पड़ा वो सियाल नाम पड़ा। तो SI से हो गया सिलिका और AL से हो गया एल्यूमिनियम। तो इस तरह से दोनों चीज को आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि इसकी मोटाई का परत कितना बताया, तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसका कह सकते हैं कि जो मोटाई है उसके बारे में यहाँ पे बताया है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें जो है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की अधिकता होती है। अब सवाल उठता है कि ग्रेनाइट चट्टान होता क्या है, तो उन सभी चीजों के बारे में आज जो भी आपका सवाल होगा वो हर सवाल का जवाब आपको ये पूरा वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो आप पूरे एक एक करके देखते जाएं और समझते जाएं। आपको निश्चित रूप से आज का ये क्लास जो होगा वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, चाहे वो आपका JPSC एग्जाम हो, चाहे वो JSSC हो, चाहे आपका BS कह सकते हैं कि BPSC एग्जाम हो, उन सभी के बारे में अगर यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ से आपसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप अंत तक सिर्फ देखें, उसके बाद इन सभी चीजों को आप जरूर समझें। याद रखिएगा इसका जो स्थल का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। जब भी हम ग्रेनाइट का बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम महाद्वीपों या तो फिर कह सकते हैं कि ठोस, जो भी ठोस कह सकते हैं कि संरचना होता है उसको हम ग्रेनाइट के रूप में जानते हैं। तो जब भी हम ग्रेनाइट शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये महाद्वीप वगैरह के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जब भी हम बेसाल्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप याद रखिएगा, वो आप ये समझ लीजिएगा कि बेसाल्ट और गैब्रो, जब भी हम ये दोनों चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो यानी महासागर से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। तो कह सकते हैं उसमें अधिकता जो होता है वो कहीं ना कहीं वो महासागर में देखने को मिलता है, बेसाल्ट और गैब्रो चट्टान। तो उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा सियाल अगर पूछा जाए तो मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम के कारण से ही इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा, तो इसे सियाल के नाम से बोला गया। और स्वेस ने जो इसकी कुल मोटाई जो बताया है वो कुल कितना बताया, तो कह सकते हैं कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी कुल परत बताया। अब जैसे समझिए ना, इस तरह से कुल परत है, 3 परत है मान लेते हैं पृथ्वी की। तो ये परत जो है वो पहला परत जो बताया है इसकी मोटाई जो है वो बताया है कि 50 से लेकर 300 किलोमीटर है। फिर दूसरा जो बताया वो इन्होंने कहा कि 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक ये दूसरा परत बताया। और तीसरा परत जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तीसरा परत जो है वो कह सकते हैं कि 2000 से आगे ये बताए हैं, जो कि लगभग कह सकते हैं कि 5000 किलोमीटर के लगभग इन्होंने तीसरी परत की मोटाई जो है वो बताया है। तो इस तरह से, लेकिन अगर बात करें जब आगे चलकर यहाँ पे मोह असंबद्धता के बारे में आता है तो वहां पे इन्होंने कुल जो मोटाई का चर्चा किया है वो है 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर जो कह सकते हैं कि ये कुल मोटाई के बारे में बताया है। तो याद रखिएगा पहला जो है वो परत वो क्या था, तो पहला परत जो था वो था सियाल। उसके बाद आता है दूसरा परत, उसके बारे में हम दूसरे परत के बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो ये दूसरा परत अगर बात करें तो इसे नाम दिया गया सीमा। इसका नाम क्या दिया गया? सीमा नाम इसका दिया गया है। अब इसका दूसरा जो नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया सीमा। तो याद रखिएगा, हिंदी में इसे सीमा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअल में SI+MG, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब याद रखिएगा, दूसरा परत जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण से ये दोनों से निर्मित चट्टान है, जिसके कारण से इस कह सकते कि सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों की अधिकता के कारण से इसका नाम जो हुआ है वो कह सकते कि सीमा इसका नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसकी कुल मोटाई जो बताया है वो कितना बताया? तो 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी कुल मोटाई बताया है। यानी दूसरा परत ये कितना बताया? तो 50 से लेकर 300 किलोमीटर। जबकि दूसरा परत जो बताया है इन्होंने, पहला परत का नाम क्या दिया? तो ये पहला परत का नाम सियाल दिया, ठीक है, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम था, सिलिका और एल्युमिनियम था। दूसरा परत का नाम इन्होंने क्या कहा? तो ये सीमा कहा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होता है। सिलिका और मैग्नीशियम से ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों से। और कह सकते हैं कि इसकी दूरी जो कुल बताया, इसकी मोटाई जो परत का बताया, वो परत की मोटाई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक, यानी 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसकी कुल मोटाई के बारे में बताया। सबका अलग अलग घनत्व भी बताया है। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है आपका तीसरा पॉइंट जो आता है वो कह सकते हैं कि इसे तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया वो बताया नीफे। तो याद रखिएगा, तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया नीफे। अब नीफे यहां पे कहने का अर्थ है, इसका नाम जो नीफे पड़ा वो किस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो नीफे से यहाँ पे नी से याद रखिएगा निकेल, नी से याद रखिएगा निकेल, Ni से, और Fe से फेरस, यानी जिसे हम आयरन कहते हैं। दरअसल पृथ्वी के जो केंद्र का भाग होता है उसी को हम नीफे कहते हैं, जबकि पृथ्वी के बीच का कह सकते कि जो परत होता है उसे सीमा इन्होंने कहा, सीमा कहा श्वेत साहब ने। जबकि कह सकते कि बाहरी परत, या तो कह सकते कि पृथ्वी के जो ऊपरी परत है उसे इन्होंने क्या कहा? तो सिलिका नाम दिया, जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता देखने को मिलता है। दूसरा में सीमा कहा, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता देखने को मिलता है। और तीसरा जो था वो निकेल और फेरस, निकेल और फेरस कह सकते हैं कि निकेल और फेरस कह सकते कि निकेल और फेरस की अधिकता, निकेल और फेरस की अधिकता देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है? फेरस की अधिकता देखने को मिलता है। यानी कह सकते हैं निकेल और आयरन यहाँ पे क्या है कि आपको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब क्योंकि हम जानते हैं कि निकेल और आयरन की अधिकता के कारण से यहाँ का घनत्व जो होता है वो काफी अधिक होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे जितने भी नीचे जाते जाएंगे वैसे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ता जाता है। इसीलिए लावा जो होता है, या कह सकते हैं कि मैग्मा जो होता है वो तरल अवस्था में होता है। और ये तरल अवस्था से जब कह सकते हैं कि जब नीचे दबाव अधिक होता है तो वो कहीं ना कहीं बाहर उत्पन्न होता है, जिसके कारण से हमको कई सारे कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगे, झटके, भूकंपीय देखने को मिलता है। वो फिर कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलता है, और भी कई सारी घटनाओं को देखने को मिलता है। हालांकि भूकंपीय झटका के कारण से कह सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जब वैगनर का सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पे क्या है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो वो ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा कह सकते कि वहां पे साक्ष्य माना जाता है। तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। पहला था सियाल, जिसमें कह सकते कि मुख्य रूप से क्या था? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की जो है वो कह सकते कि अधिकता देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे, ये कह सकते कि स्थल खंडों का निर्माण करते हैं। सियाल जो ये परत है ये स्थल खंडों का निर्माण करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, जिसमें से आपका महाद्वीप कह सकते कि महाद्वीप, द्वीप जो भी होंगे वो कह सकते कि स्थलीय कह सकते कि स्थलीय क्षेत्र को ये कह सकते कि निर्माण करने में ये योगदान, अहम योगदान रहता है इनका। फिर दूसरा आता है वो है सीमा। अब सीमा के बारे में बता दें कि इसमें आग्नेय, बेसाल्ट और गैब्रो जैसे चट्टान हमको देखने को मिलता है। तो जब भी दूसरा में बात करेंगे तो इसमें क्या है कि आग्नेय, बेसाल्ट और गैब्रो जैसे चट्टान हमको देखने को मिलता है। और जब यहाँ पे बेसाल्ट, गैब्रो जैसे चट्टान मिलेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे में क्या है कि आपको
महासागरीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो उस तरह से याद रखेंगे। दूसरा जो है वो सीमा, और तीसरा जो परत है क्या कह सकते हैं कि केंद्रीय परत है, उसे नीफे के नाम से जाना गया, जिसमें निकेल और फेरस की अधिकता मिलता है। और 2000 किलोमीटर से जो भी कह सकते हैं कि अधिक गहराई तक नीचे जाएगा वो कहीं ना कहीं नीफे के अंतर्गत आता है। तो ये था मुख्य रूप से स्वेस का सिद्धांत, जिन्होंने इसके बारे में बताया। और पृथ्वी की कह सकते हैं कि जो भी संरचना था वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया। तो पहला था सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा था नीफे। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। और नीफे की मोटाई कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर से जो अधिक होगा या 2000 किलोमीटर से नीचे जब जाएंगे तो ये बताया नीफे के बारे में। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। पहले में क्या था कि पहला चट्टान जो है वहां पे किस तरह की चट्टान मिलेगा, तो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान देखने को मिलेगा। दूसरा में क्या है कि यहाँ पे आपको बेसाल्ट, गैब्रो और आर्कियन कह सकते हैं कि चट्टान देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें नीफे की, तो नीफे में क्या है कि कह सकते हैं लोहा और निकेल की अधिकता यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्वेस का सिद्धांत जो वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के आधार पर किस तरह से और भी कई सारे सिद्धांत आया है। जैसे उसमें एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। मोह असंबद्धता, आप नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से भी कई बार आपको सवाल पूछा जाता है। मोह असंबद्धता, तो मोह असंबद्धता दरअसल क्या है कि ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी को अलग अलग भागों में कह सकते हैं कि ये बांटा है, लेकिन इनमें इन्होंने क्या था कि नाम जो है वो अलग अलग नाम दिया है। जैसे स्वेस ने इसे क्या क्या कहा था, सियाल, सीमा और नीफे कहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अलग अलग नाम से, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये शब्द आप जरूर पढ़े होंगे। जैसे भूपर्पटी, मेंटल और तीसरा जो आता है वो आपका आता है कोर। तो यहाँ पे इन्होंने भी जो है वो 3 रूप से अलग अलग बांटा है। जो सबसे पहले जो परत था उसे सबसे ऊपरी परत को इन्होंने क्या कहा, तो इसे भूपर्पटी कहा, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो आपको क्रस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, इसे क्रस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार नाम आपको हिंदी का पूछकर इंग्लिश में भी पूछ दिया जाता है। तो ये सभी चीजों को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि पहला जो कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो बाह्यतम परत है या सबसे कह सकते हैं कि ऊपरी परत है, उसको इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने इसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहा। इसकी कुल मोटाई जो बताया वो 35 किलोमीटर जो है वो इसकी कुल मोटाई बताया है। अब कुल इसकी मोटाई जो वो मोह असंबद्धता में इन्होंने कितना कहा है, तो 6371 किलोमीटर। दरअसल ऐसा है कि अभी तक कह सकते कि हम पृथ्वी के ऊपर तो कह सकते कि बहुत दूरी तक तय कर चुके हैं, लेकिन पृथ्वी के नीचे अगर जब हम बात करते हैं तो उसके नीचे कह सकते कि बहुत ज्यादा हम गहराई तक नहीं जा पाए हैं। इसका कारण बहुत सारा है, चाहे वो आपका टेम्परेचर हो सकता है, दबाव हो सकता है, घनत्व हो सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है आपका टेम्परेचर का। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं तो तापमान इतना वहां पे अधिक देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि जितने भी भूगोल शास्त्री हैं वो इस चीज के बारे में अध्ययन अभी तक सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण भी यही है क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि उसके बारे में अध्ययन करे तो करे कैसे। तो यहाँ पे कई सारी दिक्कतें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा मोह असंबद्धता के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, अब याद रखिए कुल जो है वो 6371 किलोमीटर है, उसमें से अगर बात करें 35 किलोमीटर तो ये बिल्कुल पतला सा परत होगा। आप इस तरह से समझिए, अगर कोई संतरा या तो कह सकते हैं कि नारंगी का जो ऊपरी छिलका होता है, तो अगर संतरा या नारंगी का कह सकते हैं कि ऊपरी जो छिलका होता है, या तो फिर कह सकते हैं कि आलू में जो आपका बाहर का लेयर होता है, वो कहीं ना कहीं आप उस तरह से इसको क्रस्ट को समझिए, क्रस्ट या तो फिर भूपर्पटी। यानी जिस तरह से एक संतरा का जो ऊपरी छिलका होता है उतना ही मोटाई जो वो पृथ्वी के भूपर्पटी के बारे में इन्होंने बताया है। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, और आप यहां से अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6371 किलोमीटर में अगर 35 किलोमीटर की मात्र बात करें तो निश्चित रूप से ये बहुत कम ही होगा, यानी बहुत पतला सा माना जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने
और यहाँ पे भी बात करें कि यहाँ पे महाद्वीप महासागर ये सभी ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसे चट्टानों से निर्मित माना जाता है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से चट्टान जो देखने को मिलता है वो कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टान की अधिकता देखने को मिलता है। इसका घनत्व अगर बात करें, यहाँ का घनत्व अगर बात करें तो मुख्य रूप से जो देखने को मिलता है वो 2.2 से लेकर 2.2 कह सकते हैं 2.9 से लेकर 3.3 तक रहता है। 2.9 से लेकर 3.3 तक यहाँ का घनत्व देखने को मिलता है। तो पहला परत जो था वो मुख्य रूप से आपने समझ गए होंगे। अब दूसरा परत आता है, वो इसका नाम इन्होंने क्या कहा, तो इसका नाम इन्होंने मेंटल कहा। अब मेंटल इनमें क्या कहा, इसमें दूसरा परत का नाम जो दिया वो है मेंटल। अब मेंटल में कह सकते कि माफ कीजिएगा ये दूसरा परत है यानी बीच वाला। अब यहाँ पे क्या कहा कि इन्होंने इसको भी दो रूप से कह सकते कि दो भागों में बांट दिया है मेंटल को। पहला था ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचला मेंटल कह सकते कि, या कह सकते कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो याद रखिएगा इन दोनों की अगर मोटाई पूछा जाए तो अगर 35 किलोमीटर से लेकर 700 या 900 किलोमीटर 35 से लेकर 900 किलोमीटर तक जो आता है वो ऊपरी मेंटल का हिस्सा है, जबकि 900 से लेकर 2900 किलोमीटर तक आपको जो मिलता है देखने को वो मिलता है कह सकते हैं कि निचली मेंटल जो है वो 900 से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक ये देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जब जीरो कह सकते हैं कि 35 किलोमीटर नीचे जब हम जाते हैं तो वहां तक जो वो भूपर्पटी कहलाता है या क्रस्ट कहलाता है, जो कि महाद्वीप महासागर, हालांकि ये कह सकते हैं कि महासागर क्षेत्र जो होता है वहां पे थोड़ा सा ये पतला होता है यानी पूरा 35 किलोमीटर नहीं होता है, लेकिन महाद्वीपीय क्षेत्र में जहां कह सकते हैं कि स्थलीय क्षेत्र है तो वहां पे लगभग ये 30-35 किलोमीटर का मोटाई जो वो परत देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर बात करें मेंटल का, तो मेंटल का याद रखिएगा और इसका घनत्व अगर पूछा जाए तो इसका अगर घनत्व पूछा जाए कि इसका घनत्व कुल कितना है, तो याद रखिएगा इसका घनत्व अगर कुल बात करें तो लगभग 3.3 से लेकर 5.7 तक। अगर बात करें इसकी औसत अगर बात करें तो लगभग 5.5 होता है, जो कि औसत अगर घनत्व पूछा जाए कि औसत घनत्व यहाँ का कितना है तो लगभग 5.5 माना जाता है। तो पहला था भूपर्पटी यानी कह सकते कि मोह असंबद्धता में पहला जो कहा वो भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहा। इसकी कुल मोटाई अगर पूछा जाए जो कि 35 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यहां से समझ सकते हैं आप। इसे इन्होंने क्या कहा, तो इसे इन्होंने कहा क्रस्ट यानी भूपर्पटी। दूसरे परत जो है वो दूसरे परत में दो भागों में बटा हुआ है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि पहला जो है वो दो परतों में अलग अलग परतों में बटा हुआ है, पहला परत और फिर कह सकते हैं कि ये दूसरा परत है। पहले परत को कह सकते हैं कि ऊपरी मेंटल कहा और निचले वाले को निचली मेंटल कहा। तो ऊपरी मेंटल का जो कह सकते हैं कि जो मोटाई जो यह है तो वो है आपका 35 से लेकर, तो पहला था 0 से लेकर 35 किलोमीटर, दूसरा है 35 से लेकर 900 किलोमीटर, तीसरा है कह सकते हैं कि निचला मेंटल का जो आपका अगर बात करें मोटाई इस परत का तो 900 से लेकर 2900 किलोमीटर तक माना जाता है, 900 से लेकर 2900 तक माना जाता है। उसके बाद जो बीच वाला परत आता है, बीच परत जो आता है कह सकते हैं कि ये वाला परत, बीच वाला परत, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, तो इसे इन्होंने कोर नाम दिया है, कोर इन्होंने इसका नाम दिया है। तो तीसरा जो नाम इन्होंने दिया वो दिया कोर, कोर इन्होंने नाम दिया। अब कोर यहाँ पे फिर क्या है कि फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि दो भागों में इसे भी बांट दिया गया है, यहाँ पे भी इसे दो भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बाह्य कोर और एक है आंतरिक कोर। इसे हम कह सकते हैं कि बाह्य कोर कह सकते हैं कि, और इसे कह सकते हैं कि आंतरिक कोर। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी कुल जो मोटाई बताया परत का यानी कह सकते हैं कि कोर की, वो बताया कितना, तो 2900 से लेकर 5100 तक, 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर तक जो है वो इसकी कुल परत की मोटाई बताया है। तो याद रखिएगा इन तीनों चीज के बारे में इन्होंने क्या, तो ये सिद्धांत जो मुख्य रूप से दिया था वो मोह असंबद्धता के बारे में जाना जाता है। यहाँ पे आप एक चीज को याद रखिएगा, यहीं पे आप एक सिद्धांत बहुत बार देखने को मिलता है कोनार्ड असंबद्धता। तो एक्चुअल में कोनार्ड असंबद्धता है क्या उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से हम इसके बारे में रिपीट कर देते हैं।
जैसे इसके पहले हम स्वेस ने देखा कि स्वेस ने पृथ्वी के भूपर्पटी को कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो भी लेयर था वो मुख्य रूप से 3 लेयर में बांट दिया। वहां पे हम 3 अलग अलग सियाल, सीमा और नीफे के बारे में हम अध्ययन किए। फिर उसी तरह से यहाँ कह सकते हैं कि मोह और संबद्धता ने यहाँ पे इन्होंने भी 3 भागों में बांटा, लेकिन पहले भाग को ये भूपर्पटी या क्रस्ट कहा, दूसरे भाग को इन्होंने मेंटल कहा, लेकिन मेंटल को ये फिर 2 भागों में तोड़कर बताया, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल। फिर तीसरा भाग था कोर, तो पहला था क्रस्ट, मेंटल और तीसरा है कोर। तो बहुत बार आप यहां से सवाल देखने को मिलता है कि पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर में आपको कोर ऑप्शन चूज करना है। फिर उसी तरह से अगर बात करें कि पृथ्वी की बाह्यतम परत ये जो होता है वो क्या होता है, या ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो भूपर्पटी या तो फिर क्रस्ट कहलाता है। पृथ्वी के मध्य भाग को या कह सकते कि मध्य परत को क्या कहा जाता है, तो उसे मेंटल कहा जाता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा जाता है। फिर उसी तरह से अगर वहां पे अगर बात करें तो वहां पे हम देखे थे सियाल, सीमा और नीफे के बारे में। तो ये था कह सकते कि दूसरा जो था वो मोह असंबद्धता था। अब यहाँ पे कह सकते कि 2 आधार पर हो गया। तीसरा हम बात करने वाले हैं, वो लास्ट बचा हुआ है, वो है आपका कोणार्ध असंबद्धता के बारे में। अब हम बात करेंगे कोणार्ध असंबद्धता। तो कोणार्ध असंबद्धता एक कह सकते कि अपने ये नए तरीके से इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो कि कुछ इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर बात करें ये क्षेत्र में, तो यहाँ पे क्या है कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये कह सकते हैं कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, और ये क्या है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जल है जो कि महासागरीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है कि ये मुख्य रूप से जो निर्मित है वो ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर निर्मित है। ये ग्रेनाइट चट्टान है, था तो ये भी ग्रेनाइट, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे कई सारे कह सकते हैं कि गुण और घनत्व के आधार पर इसका जो है वो कह सकते हैं कि परिवर्तित हो गया, और ये कह सकते हैं कि बेसाल्ट चट्टानों में इसका परिवर्तन हो गया। इसका परिवर्तन किसमें हो गया, बेसाल्ट चट्टानों में। ये महाद्वीप हो गया और ये महासागर क्षेत्र है, ये महासागर क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के अलग होने के कारण से यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ पे एक असंबद्धता रेखा देखने को मिलता है। ये दोनों के बीच में एक असंबद्धता रेखा देखने को मिलता है, क्योंकि शुरुआत में ये भी तो था ग्रेनाइट और ये भी था ग्रेनाइट ही, लेकिन यहाँ पे कई गुण, घनत्व या तो कह सकते कि कुछ दबाव के कारण से ये चट्टान जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते जो भी महासागर के नीचे जो था वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि दबाव अधिक होने के कारण से वो क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों में कह सकते हैं ये बेसाल्ट में परिवर्तित हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, असंबद्धता रेखा कहते हैं। और इसी असंबद्धता रेखा को कोणार्ध की असंबद्धता रेखा कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, तो इसे कोणार्ध की असंबद्धता कहा गया है, कोणार्ध की असंबद्धता रेखा कहा गया है, असंबद्धता रेखा कहा गया है। तो याद रखिएगा, इसे कोणार्ध की असंबद्धता रेखा कहा गया है। तो ये जो था वो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बहुत बार होता क्या कि इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है भारत की जितने भी चट्टान है उन सभी चट्टानों के बारे में, क्योंकि हम आगे जब झारखंड की कह सकते कि भूगर्भिक संरचना पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले हमको क्या कि डायरेक्ट हमको आर्कियन चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, गोंडवाना चट्टान, इस तरह के डायरेक्ट नाम हमको देखने को मिलता है। तो उसके पहले क्या है कि उन सभी चीजों के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उस सवालों को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उस सभी चीजों को समझने के लिए यहां तक आपको समझना ये जरूरी था। इसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। तो जो भी भारत में मुख्य रूप से जो भी चट्टान देखने को मिलता है उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे और वहीं पे हम अलग अलग रूपों में बात करेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या है कि इसके बाद हम चट्टानों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहां पे हम इस सभी चीजों को आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चट्टानों के बारे में। जो भी भारत की प्रमुख चट्टान है उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत के चट्टान के बारे में। तो चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे चट्टान के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम बात किए किसके बारे में, तो इसके पहले हम जाने की पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना या भू आकृतिक संरचना के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वो है चट्टान के बारे में, यानी कह सकते कि पृथ्वी में जो भी महत्वपूर्ण चट्टान हमको देखने को मिलता है उन सभी के बारे में हम ये अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले सवाल उठता है कि चट्टान आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि चट्टान कहते हैं कि पृथ्वी के सतह के जो कठोर भाग है उसी को हम क्या कहते हैं, तो चट्टान कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो सतह है उसी के कठोर भाग को हम क्या कहते हैं, तो चट्टान उसे हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह का जो कठोर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो चट्टान के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि चट्टानों को 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। वो कौन कौन से चट्टान होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान के बाद आता है वो है आपका अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान के बाद आता है वो है कायांतरित चट्टान। यानी याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर हम चट्टानों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे हुए हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, दूसरा है आपका अवसादी चट्टान, और अवसादी के बाद आता है वो है आपका कायांतरित चट्टान। अब हम एक एक करके सबसे पहले हम समझेंगे कि सभी चीजों को। सबसे पहले हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आग्नेय चट्टान आखिर में होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझिए कि आग्नेय चट्टान आखिर में होता क्या है। तो बता दें कि मूल रूप से क्या होता है कि जब पृथ्वी के सतह के नीचे, ये गहराई कितना है ये कोई कंफर्म तो नहीं कह सकते, ये गहराई बहुत अधिक भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पे जब मैग्मा या तो फिर लावा के जमने से ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ऐसा होता क्या है कि जब हम जानते हैं कि लावा या तो मैग्मा जब नीचे एक कह सकते हैं कि द्रव के रूप में, वो इतना इसका टेम्परेचर होता है या तो कह सकते हैं इतना तापमान होने के कारण से इतना वो गर्म होता है, और जब उस पर अधिक दबाव पड़ता है तो वो कह सकते हैं कि बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद जब वह कह सकते हैं कि बाहर में ठंडी हवा होने के कारण से वो धीरे धीरे जम जाता है। हम जानते हैं कि पहले ये नीचे से कह सकते हैं कि नीचे से निकला, और ऊपर में क्या है कि ये अलग अलग भागों में ये बढ़ गया। जब यहाँ पे ठंडी हवा पड़ा तो ये क्या हुआ कि ये जम गया, और ये जमने के बाद कह सकते हैं कि ये जो चट्टान का निर्माण होता है उसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान होता क्या है, तो याद रखिएगा यह लावा या तो फिर मैग्मा से निर्मित चट्टान होता है, जो कि जब ये नीचे से निकलकर कह सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे से निकलकर जब ये ऊपर में ठंडी हवाओं के कारण से जब ये जमकर एक कह सकते हैं ठोस संरचना प्राप्त कर लेता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान कहते हैं। याद रखिएगा, ये इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, गैब्रो आदि जैसे चट्टान हमको कई सारे चट्टान के समूह देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, चट्टानों में कह सकते हैं कि इसमें कई तरह के चट्टान देखने को मिलता है। जैसे हम बात किए बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट, उसके बाद फिर हम बात करेंगे पैग्माटाइट के अलावा है डायोराइट, गैब्रो, ये सभी जो कुछ प्रमुख चट्टान आपको देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। तो ये सभी जो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं यह स्थूल रहित होता है सबसे पहले। उसके बाद कठोर संघनन, यानी जब ये संघनन के माध्यम से जब ये कठोर हो जाता है, उसके बाद क्या कि ये कठोर संघनन होता है। तीसरा क्या है कि यह जीवाश्म रहित होता है। अब जीवाश्म रहित ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जानते हैं कि यह काफी प्राचीन चट्टानों में से एक माना जाता है, वो है आग्नेय चट्टान को। अब इसका बहुत बार आपको इंग्लिश पूछा जा सकता है, तो आग्नेय चट्टान को हम इग्नियस रॉक कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। याद रखिएगा इसके नाम को। फिर बात करेंगे अवसादी चट्टान, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। वहीं अगर बात करें कायांतरित चट्टान की, तो कायांतरित चट्टान को हम जो कहते हैं वो कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो पहला क्या था, इग्नियस रॉक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेकेंड में तो अवसादी चट्टान को तो सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा आता है कायांतरित चट्टान जिसे हम क्या कहते हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये आर्थिक दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है चट्टान, वो है आग्नेय चट्टान, क्योंकि इसमें कई तरह के आपको कह सकते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज कई तरह के देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा जो अधिकता देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं लोहा की अधिकता जो वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट और भी कई सारे आपको धातु देखने को मिलता है। मैंगनीज हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सभी जो इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पैग्माटाइट। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पैग्माटाइट। तो पैग्माटाइट एक ऐसा चट्टान है जो कि मुख्य रूप से झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में देखने को मिलता है।
अब हम जानते हैं कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना के आधार पर ये जो वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम ऐसे सवाल हमसे जरूर पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि पैग्माटाइट चट्टान जो वो सबसे पहले किस चट्टान समूह के अंतर्गत आता है, तो वो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो वो बता दें कि ये झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से पैग्माटाइट चट्टान हमको देखने को मिलता है। याद रखिएगा, इसमें अवरक के लिए कह सकते हैं कि जो भी अवरक हमको कोडरमा क्षेत्र में मिलता है या तो फिर हजारीबाग के कुछ क्षेत्र में जो मिलता है, वो कह सकते हैं कि यही पैग्माटाइट चट्टान में हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले हम समझे कि आग्नेय चट्टान होता क्या है। तो याद रखिएगा, मैग्मा या तो फिर लावा जब ये ऊपर नीचे से जब ये ऊपर जाकर कह सकते हैं कि जब ये ठोस रूप संरचना ले लेता है या जम करके जब जम जाता है, तो उसी को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कह सकते हैं कि स्थूल रहित, जीवाश्म रहित होता है। वो जीवाश्म नहीं होता, उसमें कोई तरह के जीवाश्म उसमें नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये कह सकते हैं कि पैग्माटाइट चट्टान जो है वो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टान का ही रूप माना जाता है, जिसमें कह सकते हैं कि ये कोडरमा क्षेत्र में झारखंड में देखने को मिलता है, जहां पे कह सकते हैं कि अवरक मूल ये कह सकते हैं कि चट्टान माना जाता है। यहाँ पे अवरक जो वो प्रधानता वो है ये चट्टान में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आग्नेय चट्टान की अगर बात करें तो ये आर्थिक दृष्टि पर ये कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान को सभी चट्टानों का पैतृक चट्टान माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका क्षेत्रफल जो वो कह सकते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर अगर कोई चट्टान देखने को मिलता है तो वो आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक ही है। और ये लगभग अगर बात करें तो कुछ पहले इसका आंकड़ा एक तैयार किया गया था, आर्थिक जब जनगणना हुआ था तो उसमें आर्थिक आधार पर इसमें देखा गया था, तो लगभग 84 to 85% जो है वो भारत में आग्नेय चट्टान ही देखने को मिलता है। इस तरह से कई तरह से आपके एग्जाम के दृष्टि से कह सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान का हम रूपांतरण पढ़ते हैं, यानी एक चट्टान का रूपांतरण जो वो दूसरे चट्टान में उसका रूपांतरण होता है। तो चलिए उस सभी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान ये पैतृक चट्टान के रूप में माना जाता है। इन सभी के बारे में चर्चा करिए। जैसे इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो चट्टान देखने को मिलता है वो है ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला। ये सभी जो वो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका रूपांतरण जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में कायांतरित रूपांतरण होता है। अब ये कह सकते हैं कि रूपांतरण कई आधार पर हो सकता है, कई दृष्टि से हो सकता है, चाहे वो दबाव के आधार पर हो सकता है, कई गुणों के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह से होता है। जैसे ग्रेनाइट जो वो नीस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेनाइट का रूपांतरण जो होता है वो नीस में हो जाता है, साइनाइट का साइनाइट नीस में, गैब्रो का सर्पेंटाइन में, साथ ही साथ बेसाल्ट का सिस्ट में, और बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट में जो वो रूपांतरण हो जाता है। यानी बिटुमिनस कोयला का रूपांतरण जो होता है वो ग्रेफाइट में होता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है मान लेते हैं कोई चट्टान है, सबसे पहले तो कोई भी हम मान लेते हैं जब ये बाहर से मैग्मा जब निकला और यहाँ पे क्या है कि ये ठोस रूप संरचना ले लिया, ये ठोस रूप संरचना मान लेते हैं हम ले लिया, तो ये क्या है कि आग्नेय चट्टान कहलाया। जब आग्नेय चट्टान जो ये टूट करके अलग अलग कह सकते हैं कि परतों में बंट गया, मान लेते हैं ये अलग अलग परतों में बंट गया, तो इसे हम क्या कहते हैं कि इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब मैग्मा या तो फिर लावा जब बाहर निकलकर ये ठोस संरचना ले लेता है तो ये कह सकते हैं कि ये आग्नेय चट्टान कहलाता है। लेकिन जब टूट करके अलग अलग परतों में बंट जाता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान और ये आग्नेय चट्टान ये दोनों को मिल करके इन्हीं से जो है वो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, जो कि तीसरा चट्टान है। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो वो चट्टानों में तीन रूप से देखने को मिलता है, वो आग्नेय चट्टान, फिर आता है अवसादी चट्टान और तीसरा आता है कायांतरित चट्टान। तो हम पहले जान चुके कि आग्नेय चट्टान क्या है, आग्नेय चट्टान हम जान चुके कि आग्नेय चट्टान क्या है। तो ये मुख्य रूप से मूल चट्टान माना जाता है, आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान के रूप में भी माना जाता है। फिर आग्नेय से जब कह सकते हैं कि ये अलग अलग परतों में टूटकर बढ़ जाता है तो इसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान के बाद जब ये अलग अलग कह सकते हैं छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों में जो रूपांतरण होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवसादी चट्टान में जो महत्वपूर्ण कुछ रूपांतरण हमको देखने को मिलता है, जैसे बलुआ पत्थर।
तो ये मुख्य रूप से याद रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे अवसादी चट्टान होता क्या है। तो सबसे पहले अवसादी में नाम में ही आपको शब्द आ रहा है अवसाद। और अवसाद होता क्या है, जब जानते कि कहीं भी कोई स्थान पर एक कोई अवसाद आके जमा हो गया। मान लेते ये अवसाद कहीं से आके यहाँ पे कह सकते ये परत में जमा हो गया, उसके बाद इसके ऊपर में फिर एक अवसाद यहाँ पे कह सकते कि ये धीरे धीरे तैयार हो गया और यहाँ पे फिर एक इस तरह से आ गया। और जब ये तीनों मिल करके ये ठोस संरचना कह सकते कि इसमें दबाव पड़ने के कारण से या तो फिर अन्य कई कह सकते कि रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जब ये एक ठोस रूप धर लेता है, कह सकते कि अपना ले लेता है, तो उसी को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी जो भी चट्टानें होती है किसी स्थान पर जमा हो जाती है और जमा होने के बाद में दबाव, रासायनिक क्रिया या अन्य कारणों के द्वारा ये एक परत नुमा कह सकते कि पठार के रूप में, ये चट्टानों के रूप में ये अपना रूप ले लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। इसमें कई सारे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेलखड़ी जिसे हम कहते हैं। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में आपको देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर बनाए जाते थे या सिक्के जो बनाए जाते थे वो सेलखड़ी के बनाए जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं यही अवसादी चट्टान के ही थे। तो याद रखिएगा वो सेलखड़ी हो गया, फिर सपिंड हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया। तो इन सभी ये कह सकते हैं कि ये सभी जो वो अवसादी चट्टान के ही माने जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। अब इसका रूपांतरण जो होता है वो किस तरह से होता है, तो जैसे अवसादी चट्टान का रूपांतरण जो होता है वो कहीं ना कहीं क्वार्टजाइट में हो जाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में, बहुत बार आपसे सवाल में पूछा जाता है कि चूना पत्थर का रूपांतरण जो होता है वो किस रूप में होता है, तो वो संगमरमर के रूप में उसका कह सकते कि रूपांतरण हो जाता है। उसी तरह से सेलखड़ी का रूपांतरण जो होता है वो स्लेट में होता है, स्लेट में हो जाता है। और सपिंड का सपिंड सिस्ट में, जबकि लिग्नाइट कोयला का एंथ्रासाइट में इसका रूपांतरण हो जाता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। यहाँ से कई बार आपसे सवाल टेबल के रूप में बहुत बार पूछा गया है और कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली कह सकते कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से सवाल। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, चूना पत्थर संगमरमर में, सेल जो है वो कह सकते हैं कि स्लेट में, और सपिंड जो है वो सपिंड सिस्ट में, और फिर आता है लिग्नाइट कोयला जो कि एंथ्रासाइट में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ये अवसादी चट्टानों का रूपांतरण हमको देखने को मिलता है। अब बात करें इसमें, तो ये परतदार चट्टानें होती है। वनस्पति एवं जीव जंतु इसमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा जब हम बात कर रहे थे आग्नेय चट्टान, तो इसमें जो वो जीवाश्म रहित है, यानी इसमें जीवाश्म या जीव जंतु हमको नहीं देखने को मिलता है इस पठार में या इस चट्टानों में नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अवसादी चट्टान जो है वो जीवाश्म हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखिएगा लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट चट्टान आदि भी इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ खनिज तेल और अवसादी चट्टान भी ये यहाँ पे कई तरह के हमको देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें से अगर बात करें तो दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। हम जानते हैं कि महानदी बेसिन हो, चाहे वो महानदी बेसिन हो, नर्मदा बेसिन हो या तो फिर गोदावरी नदी बेसिन हो, इन सभी जगह पे क्या है कि उन सभी नदी कह सकते हैं कि उनके बेसिनों में कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो वो कोयला प्रधान देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा अवसादी चट्टानों में इस तरह के, और मुख्य रूप से इसमें जो देखने को मिलता है वो परतदार चट्टान देखने को मिलता है। जैसे आप देखे होंगे कि पत्थर जो होता है वो भुरभुरा पत्थर जो होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बलुआ पत्थर कहते हैं। बलुआ पत्थर क्या होता है कि जब आप तोड़ेंगे उसको तो अलग अलग परतों में वो टूटता है। उसी तरह से अगर कोयला देखिएगा तो कोयला को भी जब आप फोड़ेंगे तो वो अलग अलग परतों में बट जाता है। उसी तरह से अगर बात करें संगमरमर का, तो संगमरमर में भी वही होता है। संगमरमर में आप देख सकते हैं कि कई लेयर में वो अलग अलग बटा होता है। जब आप एक लेयर को तोड़ेंगे तो उसमें ऊपर दूसरा लेयर बना होता है, और इस तरह से कह सकते हैं कि देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे जैसे आगरा का किला जो है वो कहीं ना कहीं बलुआ पत्थर से ही निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा आगरा का किला जो है वो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर जो कि अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा आगरा का किला जो है वो किससे बना हुआ है, तो वो अवसादी चट्टानों से ही, या तो कह सकते हैं कि बलुआ पत्थर से बना है आगरा का किला। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आगरा का किला जो है वो किस चट्टान से निर्मित है, तो वो आपका अवसादी चट्टान होगा। अवसादी चट्टान या तो फिर बलुआ पत्थर से निर्मित है।
तो इस तरह से इस यहाँ से आपको अवसादी चट्टानों से लेकर कुछ इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये ठोस संरचना होता है जो कि आग्नेय चट्टान के रूप में, और ये आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे कई तरह के कह सकते हैं कि खनिज संसाधन हमको देखने को मिलता है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से जो है वो आग्नेय चट्टान को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर दूसरा हम बात किए अवसादी चट्टान, और पहले याद रखेंगे इसमें जीवाश्म नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म हमको देखने को मिलता है, यानी जीवाश्म ये होता है इसमें, यहाँ पे जीवाश्म या जीव जंतुओं के देखने को मिलता है। साथ ही साथ तीसरा आता है कायांतरित चट्टान, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तीसरा आता है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखिएगा तीसरा हम बात करते हैं जैसे ये दोनों चट्टान को मिलाकर ही तीसरा चट्टान का निर्माण होता है, जिसे हम कायांतरित चट्टान कहते हैं। यानी वो कोई अलग से वो निर्माण उसका नहीं हुआ है, ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से ही इसका निर्माण किया जाता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण से कह सकते कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूप में कह सकते कि वो दोनों चट्टानों से ही कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों का रूपांतरण जो है मुख्य रूप से हमको देखने को मिलता है, जैसे स्लेट का रूपांतरण जो है वो फाइलाइट में होता है, स्लेट का रूपांतरण जो है वो फाइलाइट में होता है, जबकि फाइलाइट का रूपांतरण सिस्ट में हो जाता है, फाइलाइट का रूपांतरण सिस्ट में हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कायांतरित चट्टान के बारे में। अब यहाँ पे क्या है कि कई बार आपसे सवाल जो है वो इन तीनों के अलावा क्या है कि आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये डाइक क्या है, फ्रैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, बैथोलिथ क्या है, या तो फिर लैकोलिथ क्या है, डाइक क्या है, सील क्या है। तो इन सभी के बारे में आपसे हो सकता है कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टान के पिंड हैं, यानी आग्नेय चट्टानी पिंड जो है वो इन्हें जाना जाता है, जैसे बैथोलिथ, फिर है डाइक, सील, फैकोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और स्टॉक। ये कुछ कह सकते हैं कि जो भी 6-7 नाम है ये सभी कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानी पिंड है। अब यहां से कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि आग्नेय चट्टानी पिंड में इनमें से स्टॉक को किसे कहते हैं, या तो फिर बैथोलिथ क्या है। तो एक एक करके हम सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का ये सतह है, और सतह के नीचे जो है वो ये मैग्मा या तो फिर लावा फैला हुआ है। अब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के नीचे जब मैग्मा जो है वो ठोस संरचना अपना कह सकते हैं कि धारण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। याद रखिएगा पृथ्वी के सतह के नीचे अगर मैग्मा या तो फिर लावा जो है वो वहीं पे जम जाता है या ठोस संरचना अपना धारण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। उसी को कह सकते हैं कि बैथोलिथ में जब छोटे छोटे एक पिंड नुमा कह सकते हैं कि संरचना देखने को मिलता है, या तो फिर कह सकते हैं कि एक गुंबद नुमा आकार देखने को मिलता है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले बैथोलिथ था। तो बैथोलिथ क्या है कि पृथ्वी के सतह के नीचे जब मैग्मा या तो फिर लावा कह सकते हैं कि ये ठोस संरचना अपना धारण कर लेता है, तो उसे हम बैथोलिथ कहते हैं। और ये बैथोलिथ समूह का ही कह सकते हैं कि एक छोटा समूह होता है बैथोलिथ का ही, जो कि पृथ्वी के सतह के नीचे हमको गुंबद नुमा आकार देखने को मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो स्ट्रोक कहते हैं। तो ये दो चीज आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के सतह के नीचे मान लेते हैं ये पृथ्वी का सतह है, और यहाँ पे अगर कहीं मैग्मा मान लेते हैं जम गया, तो ये जो मैग्मा जम गया उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बैथोलिथ कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, बैथोलिथ कहेंगे। और इसी में बैथोलिथ से ही छोटा समूह जो है इसका लगभग कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर के लगभग में 100 से कम किलोमीटर से कम ही इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे आकार के होते हैं। उसके बाद जो अगला आता है वो आता है शब्द आपका डाइक, कि आखिर में डाइक होता क्या है। तो याद रखिएगा जब मैग्मा या लावा जब पृथ्वी के सतह के ऊपर, अब पृथ्वी के सतह के ये ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि इतना यहाँ पे टेम्परेचर या कह सकते हैं कि इतना ये तापमान होता है और इतना यहाँ पे दबाव पड़ने के कारण से ये क्या है कि पृथ्वी को फाड़ते हुए ऊपर निकलता है। और जब ये बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरह के कह सकते हैं कि अलग अलग अपना तस्तरी नुमा संरचना बनाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा किसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम डाइक कहते हैं। तो याद रखिएगा डाइक अगर पूछा जाए कि आपसे डाइक क्या है, तो याद रखिएगा कि डाइक हम कब कहेंगे, जब ये छोटा या तो कह सकते हैं कि सीधे सीधे रूप में जब हमको देखने को मिलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। या तो फिर कह सकते हैं कि जब लंबवत रूप से जब मैग्मा या लावा
पृथ्वी के सतह के ऊपर जब लंबवत रूप से निकल कर एक कह सकते हैं कि गुंबदाकार आकृति में ये परिवर्तित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो डाइक कहते हैं। वहीं अगर बात करें जब मैग्मा या लावा पृथ्वी के सतह के ऊपर जब ये कह सकते हैं कि इस तरह से सीधा अगर बात करें अगर कि ये लंबवत ना होकर अगर क्षैतिज आकृति में कह सकते हैं कि ये जम जाता है, तो उसे हम सील कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सील कहते हैं। वहीं अगर बात करें जब मैग्मा या लावा पृथ्वी के सतह से ऊपर आकर एक कह सकते हैं कि हवादार या तो फिर कह सकते हैं लहरदार आकृति में यानी एक तरंग नुमा आकृति में जब ये कह सकते हैं कि जब जम जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फैकोलिथ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ कहते हैं। और जब मैग्मा या लावा जब पृथ्वी के सतह के ऊपर एक कह सकते हैं कि इस तरह के उत्तल आकृति बनाता है, उत्तल या कह सकते हैं कि एक छतरी नुमा आकृति बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लैकोलिथ कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। जबकि वहीं मैग्मा या लावा पृथ्वी के सतह के ऊपर कह सकते हैं कि अवतल आकृति या इस तरह से धंसा हुआ आकृति जब बनाता है उसे हम लैपोलिथ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी चीजों के बारे में आप समझ गए होंगे कि डाइक क्या है, बैथोलिथ क्या होता है, सील किसे कहते हैं, फैकोलिथ किसे कहते हैं, लैकोलिथ किसे कहते हैं और लैपोलिथ किसे कहते हैं। जब पृथ्वी के सतह के नीचे जब कह सकते हैं कि मैग्मा या लावा जब ठोस संरचना अपना धारण कर लेता है उसे बैथोलिथ कहते हैं। छोटे छोटे बैथोलिथ जब गुंबद नुमा आकृति जब ये जम जाता है तो उसे क्या कहता है, तो उसे स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है, उसे स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। जबकि जब कह सकते हैं कि मैग्मा या लावा लंबवत रूप से जब ये ऊपर जाकर जम जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डाइक कहा जाता है। जब ये कह सकते हैं कि क्षैतिज नुमा आकृति जब ऊपर जाकर क्षैतिज नुमा आकृति में जम जाता है तो उसे सील कहा जाता है। जबकि वहीं जब लहरदार आकृति या तो कह सकते हैं कि तरंग नुमा आकृति में जब ये जमता है तो उसे फैकोलिथ कहा जाता है, फैकोलिथ कहा जाता है। जबकि ये अवतल आकृति या तो कह सकते हैं कि छतरी नुमा आकृति में जब ये कह सकते हैं कि जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहा जाता है, लैकोलिथ कहा जाता है। अब आपको क्या है कि यहाँ पे कई सारे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में इसके कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलता है। जैसे बैथोलिथ का अगर बात करें तो अमेरिका में एक है इदाहो बैथोलिथ, इदाहो बैथोलिथ ये पॉपुलर कह सकते हैं कि बैथोलिथ का एक उदाहरण माना जाता है। उसी तरह से अगर कनाडा में अगर बात करें तो कोस्ट रेंज बैथोलिथ। तो याद रखिएगा अमेरिका में आपको जो देखने को मिलता है, अमेरिका में जो मिलता है, अमेरिका में उसे हम क्या कहते हैं, अमेरिका में जो मिलता है वो इदाहो बैथोलिथ कहा जाता है, इदाहो कहा जाता है, इदाहो बैथोलिथ कहा जाता है। जबकि कनाडा में जो मिलता है, कनाडा में जो मिलता है उसे कोस्ट रेंज बैथोलिथ का कह सकते हैं कि ये उदाहरण माना जाता है बैथोलिथ का। तो ये दोनों चीजों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ लैकोलिथ ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में कई जगह आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फैकोलिथ भी दक्षिणी अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन सभी चीजों के बारे में आप उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये सभी चीज है क्या। तो कुछ नहीं, आप आसान भाषा में समझने का प्रयास करें कि जब ये मैग्मा या तो फिर लावा कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह के ऊपर जब जाकर ये अलग अलग जब आकृति अपना ले लेता है उसी को हम ये अलग अलग नामों से जानते हैं और ये इसे कह सकते हैं कि अलग अलग नाम दे दिया गया है। तीन सभी चीजों के बारे में आप याद रखिएगा। और ये सभी जो है वो आग्नेय चट्टान के चट्टानी पिंड हैं, यानी ये सभी क्या है कि आग्नेय चट्टानी पिंड है, तो ये सभी याद रखिएगा। तो आग्नेय चट्टानों के जो भी महत्वपूर्ण पिंड थे उन सभी के बारे में हम जाने। उसके बाद फिर है अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान आखिर में होता क्या है, तो उन सभी चीजों के बारे में हम जान गए। इसके बाद हम बात करें कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान जो वो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से ही मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जो ठोस नुमा आकृति जो होता है, जब कह सकते हैं कि मैग्मा बाहर जाके ठोस नुमा संरचना अपना धर लेता है तो उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। और कह सकते हैं जब एक अवसाद कह सकते हैं कि अलग अलग अवसाद के जमा होने के कारण से एक परत नुमा संरचना बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, परतदार चट्टान या तो फिर अवसादी चट्टान कहते हैं। इसमें कई तरह के जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेलखड़ी, सपिंड, लिग्नाइट, कोयला, ये सभी जो इसमें देखने को मिलता है। वहीं आग्नेय चट्टान में अगर बात करें तो लोहा हो गया, तांबा हो गया और भी कई सारे, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, प्लेटिनम हो गया, सोना हो गया, कई तरह के धातु और अधातु हमको देखने को मिलता है।
जो कि आर्थिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण चट्टान माना जाता है वो आग्नेय चट्टान को ही माना जाता है, और ये लगभग सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में देखने को भी मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा सेशन आपको कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं, जो कि हम बात करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जो कि मुख्य रूप से हमको समझना भी है, और जो मेरा टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से आज का वो है भूगर्भिक संरचना का ही, झारखंड का। लेकिन इससे पहले इन दो चीजों को समझना काफी महत्वपूर्ण था। अगर जब तक इन सभी चीजों को आप नहीं समझते तब तक आप झारखंड की भूगर्भिक संरचना समझने में काफी दिक्कत होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान समझ गए हैं। अब हम इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो वो हम चर्चा करेंगे झारखंड के भूगर्भिक संरचना में, और झारखंड में किस किस तरह के चट्टान देखने को मिलता है, और झारखंड का निर्माण जो हुआ है वो किस चट्टानों से हुआ है, उन सभी के बारे में हम तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट पे हम बात किए थे पृथ्वी के कह सकते कि भूगर्भिक संरचना के बारे में, दूसरा हम बात किए चट्टान के बारे में, दूसरा जो पॉइंट था वो था मेरा चट्टान, दूसरा पॉइंट जो था वो था चट्टान, और तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना, और चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे इसके मैप पर संबंधित, और मैप में हम पूरा समझेंगे कि कहां कहां पे झारखंड में कौन सी चट्टान देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट की ओर, और हम बात करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं और आगे बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। इससे पहले हम दो चीजों को चर्चा कर चुके हैं, पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना या कह सकते हैं कि भौतिक संरचना के बारे में हम चर्चा की, भू आकृतिक संरचना जिसे हम कहते हैं। तो बहुत जगह भूगर्भिक संरचना की जगह पे भू आकृतिक संरचना भी देखने को मिलता है। तो इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी की भू आकृतिक संरचना या भूगर्भिक संरचना के बारे में। उसके बाद हम पढ़े कि भारत की जो भी प्रमुख चट्टान है उन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके। अब हम बात करेंगे तो वो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। अगर बात करें झारखंड की भूगर्भिक संरचना में, तो सबसे पहले हम बात आता है कि झारखंड में कितने तरह की चट्टान की प्रधानता देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, पूरा झारखंड अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो मुख्य रूप से वो 5 तरह के चट्टानों से निर्मित है। यानी कह सकते हैं कि ये 5 तरह की चट्टानों की प्रधानता जो है वो झारखंड में देखने को मिलता है। वो कौन कौन सा है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आग्नेय ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ चट्टाने। आग्नेय ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ चट्टाने, इसके पहले हम रूपांतरण पढ़ चुके हैं, जिसमें से हम देखे थे कि कई सारे चट्टानों का रूपांतरण जो होता है वो अलग अलग चट्टानों के रूप में हो जाता है। उसके बाद दूसरा आता है वो है विंध्य श्रेणी की चट्टाने, जो कि मुख्य रूप से विंध्य पर्वत श्रेणी से ही नाम से लिया गया है, विंध्य पर्वत श्रेणी का चट्टान जो है। तीसरा आता है गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने। चौथा आता है राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा। राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा ये चौथा आता है। और 5वां पॉइंट है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो एक एक करके हम सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि झारखंड की मैप की आकृति में उसका स्थान कहाँ पे है। तो थोड़ा सा उतना अच्छा से तो मैप नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी हम एक प्रयास किए हैं कि आप सभी को समझाने का। तो चलिए मैप जो भी है, लेकिन आप इन जो भी पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट, उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। ये आकृति पर आप नहीं जाएं कि आकृति कैसा बना है, टेढ़ा बना है, सही सीधा बना है, उस पे आप नहीं जाएं। जो मेन पॉइंट है कि हमको जो समझना है उन चीजों पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले बात आता है वो है आग्नेय ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ चट्टान। तो मुख्य रूप से सबसे बात करते हैं तो वो आर्कियन चट्टान के बारे में। तो आर्कियन चट्टान आखिर में है क्या? तो बता दें कि इन्हें पैतृक चट्टान भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें पैतृक चट्टान क्या कहा जाता है, क्योंकि झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र पर, अगर बात करें कुछ ही थोड़े बहुत अगर क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, लगभग उसके बाद जो भी क्षेत्र है वो सभी पे आपका आग्नेय या कह सकते हैं कि आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ प्रकार की चट्टान देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा झारखंड के लगभग 90%, लगभग अगर बात करें 90% हिस्सा जो है वो लगभग यही चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा इस तरह से ये पैतृक चट्टान के रूप में माना जाता है, या कह सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी ये जो भी चट्टान है वो आर्थिक दृष्टि से भी कह सकते हैं ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं
सबसे पहले ग्रेनाइट चट्टान जो है वो नीस में भी कई जगह आपको बदला हुआ देखने को मिलता है। इसके पहले हम रूपांतरण पढ़े थे तो वहां पे भी इन सभी चीजों के बारे में चर्चा की। उसके बाद है आर्कियन काल से इस तरह की चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके पहले हम आर्कियन युगीन चट्टान के बारे में हम चर्चा की, जिसमें से हम मुख्य रूप से चट्टानों का रूपांतरण जो वो कह सकते हैं कि चट्टानों का जो हम चर्चा किए थे वो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटे थे। सबसे पहले हम बात किए थे आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के बाद हम बात किए अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान के बाद कह सकते हैं कि उसके बाद हम पढ़े कायांतरित चट्टान। तो वहां पे क्या कि 3 रूप से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हम देखे थे चट्टानों को। अब हम उसी तरह से कह सकते हैं अगर झारखंड में ये जो 5 भागों में बटा हुआ है उसमें सबसे पहला आता है वो आग्नेय और ग्रेनाइट और नीस या कह सकते हैं कि धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान में जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो कह सकते हैं कि लोहा, तांबा, यानी जितने भी मुख्य रूप से औजार आपके बनाए जा सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैंगनीज, चांदी, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, ये सभी धातु अधातु जो है वो मुख्य रूप से ये धारवाड़ प्रकार की चट्टानों में ही देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें कि नीस और ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट शब्द जहां पे शब्द उल्लेखित होता है मुख्य रूप से ये कह सकते हैं एक कठोर चट्टान होता है, जो कि कह सकते हैं कि ये महाद्वीपीय क्षेत्र में ये मुख्य रूप से देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये परत वाली चट्टान जो वो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में जो है वो मुख्य रूप से ये चट्टान देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ये सभी क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से ये चट्टान हमको बहुत बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें कह सकते हैं ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर पठार में जो है वो देखने को मिलता है। अगर बात करें कि हजारीबाग में धारवाड़ चट्टान को गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि धारवाड़ चट्टान जो है इसका नाम जो वो अलग अलग क्षेत्रों में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर बात करें कि हजारीबाग में जो इसका नाम जो है ये कह सकते हैं कि हजारीबाग में धारवाड़ चट्टान को जो जिस नाम से जाना जाता है उसे हम गोंडाइट श्रेणी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा हजारीबाग में जो है इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है, गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में धारवाड़ पठान को कह सकते धारवाड़ चट्टान जो है इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हजारीबाग में इसे किस नाम से जाना जाता है तो गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो हजारीबाग में इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा ग्रेनाइट नीस जो मुख्य रूप से कठोर चट्टानीय परतदार चट्टान के रूप में माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि झारखंड के लगभग ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलता है वो, और मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार जो है वो इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वो है दूसरा पठार, वो है विंध्य श्रेणी की चट्टानें। अब सबसे पहले सवाल आता है कि विंध्य श्रेणी की चट्टान या तो फिर विंध्य जो नाम पड़ा है वो किस आधार पर इसका नाम जो रखा गया है वो विंध्य रखा गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि विंध्य का जो नामकरण किया गया है, विंध्य का जो नामकरण किया गया है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विंध्य श्रेणी का विंध्य पर्वत, हम पढ़े कि विंध्य पर्वत जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत के नाम पर ही विंध्य श्रेणी की चट्टानें जो है वो उसका नामकरण किया गया है। जैसे अगर बात करें इनमें बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है और इनमें भी परतें होती है, या भी कह सकते हैं कि ये भी परतदार ही चट्टान होता है। जैसे परतदार कहने का अर्थ है क्या कि एक कोई अवसाद जमा हुआ, ये मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों के अंतर्गत आता है और उसमें एक और अवसाद जमा हुआ और धीरे धीरे क्या है कि इसी तरह से जमते जमते और जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं एक ठोस संरचना के रूप में निर्मित होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि इस रूप में चट्टानों को देखने को मिलता है। इसका नामकरण जो वो विंध्य पर्वत के आधार पर हुआ है, ये सभी चीजों को हम पहले चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में यह विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो याद कह सकते हैं कि गंगा के मैदान जो है और दक्कन के पठार, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार क्षेत्र जो है वो कह सकते इसके रूप में विभाजक का कार्य करता है। और हम जानते हैं कि विंध्य श्रेणी पर्वत जो है ये मुख्य रूप से, हालांकि झारखंड में मुख्य रूप से इसका क्षेत्र नहीं देखने को मिलता है, ये बहुत कम ही मिलता है, या कह सकते हैं कि इतना भी क्षेत्र नहीं मिलता है। इसके जो गढ़वा जिला है झारखंड का
उसके उत्तरी भाग में जो वो विंध्य श्रेणी के चट्टान या तो कह सकते हैं कि विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो वो झारखंड के गढ़वा जिले में ये थोड़ा बहुत संरचना देखने को मिलता है। बता दें कि इतना भी हम नहीं कह सकते, ये मुख्य रूप से लगभग थोड़ा सा हम कम ही क्षेत्र में कह सकते हैं, ये गढ़वा में थोड़ा सा देखने को मिलता है मुख्य रूप से। तो ये देख सकते हैं कि गढ़वा श्रेणी में मुख्य रूप से विंध्य श्रेणी के पर्वत देखने को मिलता है। ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ चट्टान, ये सभी चीजों के बारे में हम चर्चा कर चुके। अब हम जानते हैं कि धारवाड़ चट्टान जो है यहाँ पे क्या है कि लोहे की प्रधानता है। और हम जानते हैं कि पश्चिमी सिंहभूम ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ के कह सकते हैं कि लोहे के भंडार के लिए विख्यात माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कोल्हान क्षेत्र जितना है लगभग यहाँ पे क्या है कि लोहे की प्रधानता है। और साथ ही साथ लोहे के अलावा कई सारे खान खनिज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस दृष्टि से भी अगर बात करें तो यहाँ पे कई तरह के कह सकते हैं कि मुख्य रूप से धातु और अधात्विक खनिज यहाँ पे मिलता है। दूसरा था विंध्यन श्रेणी। तो विंध्यन श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे इसमें बलुआ पत्थर, याद रखिएगा बलुआ पत्थर जैसे चूने का पत्थर, सीमेंट जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले, ये सभी जो है वो मुख्य रूप से विंध्यन श्रेणी के चट्टानों में देखने को मिलता है। याद रखिए यहाँ पे ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक लाल किला दिल्ली का और एक सांची स्तूप। एक लाल किला और दूसरा है सांची स्तूप। सांची का स्तूप जो है ये भी आपका क्या कह सकते हैं कि दो जो मुख्य रूप से यही कह सकते हैं कि यही चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो कि मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये दोनों, लाल किला, दिल्ली का लाल किला और हम जानते हैं कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये दोनों जो है वो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित है। याद रखिएगा पन्ना, गोलकुंडा जो है वो हीरे की खान, जो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि पन्ना जो है वो भारत का एक हीरे की खान है। उसी तरह से गोलकुंडा, ये सभी जो खान है वो विंध्य क्रम में ही अवस्थित है। यानी इसके अगर बात करें ये क्षेत्र में, यानी लगभग इस क्षेत्र में अगर बात करें झारखंड के, यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के बाद जो यहाँ से थोड़ा सा क्षेत्र जब आप बात करेंगे तो इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में क्या है कि यहाँ पे ये विंध्यन श्रेणी के चट्टान जो है वो मुख्य रूप से ज्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि झारखंड में इसकी स्थिति जो है वो गढ़वा जिले के उत्तरी क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो अगर गढ़वा के उत्तरी भाग में अगर बात करते हैं तो गढ़वा के उत्तरी क्षेत्र में जो मुख्य रूप से मिलता है वो आपका मिलता है विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तो पहला हम ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि कई सारे खनिज मिलता है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया और भी कई ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे खनिज देखने को मिलता है। दूसरा था विंध्यन श्रेणी, जो कि मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, ये सभी चीजें जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद तीसरा आता है वो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब गोंडवाना क्रम की या गोंडवाना श्रेणी की चट्टान जो है, इसका निर्माण अगर पूछा जाए आपसे तो इसका निर्माण मुख्य रूप से ऊपरी कार्बोनिफेरस से जूरासिक युग के मध्य में माना जाता है। याद रखिएगा इसका अगर बात करें इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर बात करें गोंडवाना श्रेणी में तो ये मुख्य रूप से कह सकते हैं कि कई सारे जीवाश्म हमको देखने को मिलता है। याद रखिएगा इसका विस्तार अगर चर्चा करें तो दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी, कश्मीर, दार्जिलिंग और सिक्किम, असम जैसे क्षेत्र में भी यहाँ पे कह सकते हैं कि गोंडवाना चट्टानें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि झारखंड के यही क्षेत्र में सिर्फ गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलता है, झारखंड के अलावा भी कई ऐसे जगह हैं जहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टान मिलता है। अब सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि गोंडवाना जो चट्टान है इसमें मुख्य रूप से किस खनिज की अधिकता है। तो बता दें कि गोंडवाना श्रेणी में कोयले की अधिकता जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यानी कोयला जो है वो काफी ज्यादा इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि धनबाद क्षेत्र हो गया, धनबाद हो गया और भी कई ऐसे गिरिडीह क्षेत्र हो गया और भी कई ऐसे क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी इसमें जो है वो कई तरह के देखने को मिलता है। तो इसमें जो है वो लगभग भारत का 98% कोयला जो है वो इन्हीं चट्टानों से मिलता है। तो ये याद रखिएगा भारत का लगभग 98% कोयला जो है वो यही चट्टानों में मिलता है, वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। 2% अलग अलग थोड़े बहुत इधर उधर क्षेत्र में मिल जाते हैं, लेकिन लगभग 98% कोयला अगर पूछा जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। अब यहाँ से दो सवाल बार बार पूछा जाता है कि लोहे या तो फिर और भी जैसे तांबा, लोहा, तांबा, ये सभी की चट्टानों कह सकते हैं खनिजों की जो
पर्याप्त मात्रा देखने को मिलता है वो किस चट्टानों के क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो वो आपका होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में। वहीं अगर बात करें कोयले की अधिकता जो है वो गोंडवाना श्रेणी के चट्टान जो है उधर आपको जो मुख्य रूप से मिलता है वो कोयले की अधिकता देखने को मिलता है। साथ ही साथ चूना पत्थर या तो फिर कह सकते हैं कि बलुआ पत्थर जो है वो विंध्यन श्रेणी चट्टानों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। याद रखिएगा कि इसमें बालू का पत्थर, चीका मिट्टी या तो फिर लिग्नाइट भी यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है। झारखंड में इसका निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से बनी है। यानी अगर पूछा जाए कि गोंडवाना श्रेणी का जो चट्टान जो है वो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो कह सकते हैं कि दामोदर घाटी के तलछट से, या कह सकते हैं कि दामोदर घाटी जो है, दामोदर घाटी के क्षेत्र में कह सकते हैं कि तलछटी क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि दामोदर घाटी के अगल बगल क्षेत्र जो है वहां पे आपको इस तरह के चट्टान देखने को मिलता है, गोंडवाना श्रेणी की चट्टान। इसके बाद अगर जब कह सकते हैं कि जब भूखंडों में विचलन होता है, आखिर में ऐसा हुआ क्या, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को आप समझे कि आखिर में कोई भी चट्टान या तो फिर कोई भी चीज जो खान खनिज हमको देखने को मिलता है वो किस आधार पर मिलता है। तो कहता है जब भूखंडों का विचलन होता है तो उनके बीच की भूमि धंस जाती है। यानी याद रखिएगा जब दो के क्षेत्र में जब कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जब विचलन होता है तो उसके बीच की भूमि जो होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह से धंसा हुआ देखने को मिलता है। अब वहां पे धंस जाने के बाद क्या होता है और घाटी का निर्माण होता है, और यहाँ पे बीच के क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से घाटी का निर्माण होता है, घाटी का निर्माण होता है और घाटी का निर्माण होता है और भूमि धंस जाने के घाटी का निर्माण होता है। उत्तरी कोयल की घाटी, गिरिडीह, दामोदर घाटी, राजमहल, धनबाद, ये सभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है वो मुख्य रूप से इसी श्रेणी में चट्टानों में देखने को मिलता है। वो कौन सा चट्टान है, तो गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें है। याद रखिएगा झारखंड के प्रमुख कोयला स्थान जैसे हजारीबाग के गोंडाइट श्रेणी जो है वो मुख्य रूप से गोंडवाना को हजारीबाग में गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि हजारीबाग में इसे गोंडाइट श्रेणी के नाम से जाना जाता है वो गोंडवाना चट्टानों को। तो इस तरह से तीन चट्टान की बात की, सबसे पहले धारवाड़, ग्रेनाइट और नीस के बारे में जो कि मुख्य रूप से परतदार चट्टान है। साथ ही साथ इसमें लोहे, तांबे ये सभी खान खनिजों की अधिकता देखने को मिलता है। दूसरा था विंध्यन श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जो कि कह सकते हैं कि बलुआ पत्थर ये सभी चीज देखने को मिलता है। तीसरा था गोंडवाना क्रम जहां पे कोयले की अधिकता जो वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें जो कि कह सकते हैं कि राजमहल क्षेत्र में जो वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे झारखंड में एकमात्र ऐसा स्थान है, एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे काली मिट्टी का निर्माण हमको देखने को मिलता है, काली मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलता है। याद रखिएगा क्रेटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में कह सकते हैं कि व्यापक ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसे बेसाल्ट लावा के प्रवाह सीढ़ीदार नुमा कह सकते हैं कि क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पे सीढ़ीदार आकृति मिलता है जहां पे कह सकते हैं कई सारे भू आकृतियों का निर्माण हुआ। और अगर बात करें कि दक्कन का पठार जो कि दक्कन लावा की चट्टानें जो है वो मुख्य रूप से ज्यादातर ये तो हालांकि मिलता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गुजरात हो गया, और उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हुए, तो ये कर्नाटक के कुछ क्षेत्र हुए, उन क्षेत्रों में जो है वो ज्यादातर देखने को मिलता है दक्कन पठार या दक्कन लावा की चट्टानें। लेकिन राजमहल ट्रैप जो है वो मुख्य रूप से ये क्षेत्र में देखने को मिलता है जो कि कह सकते हैं काली मिट्टी का निर्माण कह सकते हैं कि मुख्य रूप से होता है। तो याद रखिएगा ये जो है वो मुख्य रूप से काली मिट्टी का निर्माण करता है। और दक्कन शैलों से भवन व सड़क या कह सकते हैं कि सड़क निर्माण, लेटेराइट, क्वार्ट्ज बॉक्साइट और अर्धमूल्य पत्थर भी यहाँ पे देखने को मिलता है राजमहल ट्रैप में। साथ ही साथ अगर बात करें पांचवें पॉइंट पे तो वो है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो पांचवा जो पॉइंट आता है वो आता है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के बारे में। तो नवीनतम जलोढ़ निक्षेप एक्चुअल में वैसा क्षेत्र में होता है जहां पे कह सकते हैं कि नदियों का बहाव होता है। तो कह सकते हैं कि जहां जल का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप माना जाता है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हम जानते हैं कि वहीं पे मिलेगा जहां पे नदियों का प्रवाह होता है। उसी के बगल के क्षेत्र में जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो ये ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में ये चट्टान की अधिकता देखने को मिलता है जहां पे कहीं ना कहीं नदियों की प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि ये उत्तर कोयल नदी और सोन नदी घाटी क्षेत्र माना जाता है, उसी तरह से ये कह सकते हैं कि गंगा नदी के कह सकते हैं कि ये मैदान देखने को मिलता है।
यहाँ पे हम जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी के मुख्य रूप से बहाव क्षेत्र है। तो ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे कह सकते हैं कि नदियों के अगल बगल के क्षेत्र होते हैं, या तो कह सकते हैं कि नदियों का बहाव क्षेत्र होता है। वहां पे कहीं ना कहीं इस तरह के जो है वो क्षेत्र देखने को मिलता है। याद रखिएगा, नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। इस तरह की संरचना झारखंड के सीमित क्षेत्रों में जैसे कि राजमहल के पूर्वी भाग, सोन घाटी, स्वर्णरेखा के निचली घाटी आदि स्थानों पर जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ये कई ग्रेनाइट जो है वो उच्च भूभाग से कह सकते हैं कि भूभाग में परिवर्तित हो गया, जिसे मोनेड नोक के नाम से जाना जाता है। मोनेड नोक के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे ग्रेनाइट थे जो कि उच्च भूमि में परिवर्तित हो गया। यानी इसका जो मुख्य रूप से कंसेप्ट यहाँ पे ज्यादा जो समझ में आता है जब आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत अब जब आप पढ़ते हैं वैगनर के सिद्धांत के बारे में, जब कह सकते हैं कि दो प्लेटों के आपस में टकराव होता है, या तो कह सकते हैं कि और भी कई तरह के ये होता है, तो वहां पे भूकंपीय घटना देखने को मिलता है और भी कई तरह के अलग अलग घटना देखने को मिलता है। इस तरह से क्या है कि कई आधारों पे हम क्या है कि इन सभी संरचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ चट्टान या तो फिर जो भी ये क्षेत्र है उन सभी को पढ़ने या अच्छे से समझने के लिए आपको शुरुआत से समझना अति आवश्यक है। जब तक आप शुरू से कोई भी चीज नहीं पढ़ते तब तक आपको बीच में उतना अच्छा से नहीं समझ में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के ये सेशन पे आपको पसंद आया होगा। तो सबसे पहले था आग्नेय ग्रेनाइट नीच एवं धारवाड़ चट्टाने, दूसरा था विंध्य श्रेणी की चट्टाने, तीसरा है गोंडवाना श्रेणी की चट्टाने, चौथा है राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा और पांचवा था नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। पहले हम बात करते थे ग्रेनाइट नीच एवं धारवाड़ चट्टाने, जिसमें कि कह सकते हैं कि मुख्य रूप से लोहे, तांबा, सोना, चांदी ये सभी की प्रमुखता जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जस्ता हो गया और भी कई ऐसे कह सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक खनिज यहाँ पे मिलता है। दूसरा था विंध्य श्रेणी, जो कि मुख्य रूप से बलुआ पत्थर आदि कई सारे ऐसे जगह मिलता है। जैसे हम इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं कि लाल किला और सांची का स्तूप जो है वो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर या विंध्य श्रेणी के चट्टानों से ही कह सकते कि विंध्य श्रेणी के चट्टानों से ही निर्मित हुआ है, या कह सकते कि इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ तीसरा था गोंडवाना श्रेणी। गोंडवाना में हम जानते हैं कि कोयले की अधिकता वाला क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में जो वो मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र जो है वो कोयले की प्रधानता वाला क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद चौथा था तो वो था राजमहल ट्रैप, और राजमहल ट्रैप हम जानते हैं कि यह मुख्य रूप से काली मृदा वाले झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और ये क्षेत्र कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जब आप लावा या तो कह सकते हैं कि मैग्मा जब ऊपर में जाके ठोस रूप से संरचना हो जाता है तो वहां से क्या है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस तरह से राजमहल ट्रैप में जो वो काले मृदा का क्षेत्र माना जाता है और काली मिट्टी हमको देखने को मिलता है। उसके बाद पांचवा था नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। ये ऐसे क्षेत्र में मिलेंगे जहां पे नदियों का प्रवाह या क्षेत्र माना जाता है, या तो कह सकते हैं नदी घाटी क्षेत्र होगा, वहां पे आपको नवीनतम जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 5 अलग अलग कह सकते हैं कि चट्टाने की संरचना देखने को मिलता है झारखंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आसानी से हमारे सारे अगले वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक हम क्लास रोकते हैं। इसके बाद हम फिर आगे अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और एक एक करके हम झारखंड ज्योग्राफी जो है वो उसको हम एक एक करके सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।